दिस इज़ अर्पित चतुर्वेदी एंड वेलकम टू दी एडजुएंट अकेडमीज़ यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको पता है कि 13 सितंबर यानी कि कल नीट का एग्ज़ाम एनटीए ने कंडक्ट कराया था और आज मैं और मेरी टीम लेके आ रहे हैं नीट के पेपर के सॉल्यूशंस, जो कि कल पेपर कंडक्ट हुआ था उसके सॉल्यूशंस। तो इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 45 तक शुरू के 45 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दूंगा। बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस जो है वो देवयानी मैम, और फिज़िक्स के सॉल्यूशन शिवम सर अपलोड करेंगे यूट्यूब चैनल पे ही, एडजुएंट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। सो लेट्स सी व्हाट आर दीज 45 क्वेश्चंस और उसके पीछे का लॉजिक या आंसर्स क्या है। सो लेट्स बिगिन। So this is the question number 1. If the distance between two consecutive base pairs is 0.34 nanometer and the total number of base pairs of DNA double helix in a typical mammalian cell is 6.6 into 10 to the power 9 base pair, then the length of the DNA is approximately। इन चारों में से हमको ऑप्शन सेलेक्ट करना था। मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन अगर आप पहले आंसर पे फोकस ना करें तो ही अच्छा है। तो हम लोग को ये जानना होगा कि कैसे होगा कि अगर हम देख रहे हैं कि दो कॉन्जिक्यूटिव बेस हैं, माने कि ये डिफरेंट बेसिस हैं जो कि स्टैक्ड हो रखे हैं, तो इन दो कॉन्जिक्यूटिव बेसिस के बीच की दूरी जो है वो कितनी होगी, 0.34 नैनोमीटर। ठीक है। और हम क्या करेंगे, अगर हमें इतने सारे बेसिस हमको पता है और हमें इनके बीच के क्या करना है, हम लेंथ निकालनी है डीएनए की, तो हम क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 6.6 इंटू 10 to the power 9 मल्टीप्लाइड बाय 0.34 नैनोमीटर। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा अराउंड 2.2 इंटू 10 to the power 9 की वैल्यू मिल जाएगी। और जिसको हम लोग क्या करेंगे, 2.2 इंटू 10 to the power 9 की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर उसको हम लोग 10 to the power 9 की वैल्यू को जब नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो सिर्फ 2.2 मीटर बचेगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर हमको मीटर में देना है। ठीक है। तो 2.2 मीटर वुड बी द करेक्ट आंसर। तो सेकंड वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सेकंड इज bilaterally symmetrical and acoelomate animals are exemplified by platyhelminths, esculents, annelida और ctenophora। This is from platyhelminths। बाइलेटरल सिमेट्री होती है इसमें और एसीलोमेट होते हैं। ओके। देन देखो, इन ऐसे क्वेश्चन से मैं आप लोग को इजली रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो हैं ये फैक्चुअल क्वेश्चन हैं, मतलब फैक्ट बेस पे क्वेश्चन है। ये जो चीज़ आप पढ़ते हैं वो आपको एकदम याद होनी चाहिए। जो ऐसे क्वेश्चन है जिसको थोड़ा ड्राइव करना है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। देन द क्वेश्चन नंबर 3 इज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। द फर्स्ट इज Gregarious polyphagous pest, adult with radial symmetry and larva with bilateral symmetry, book lungs and bioluminescence। ये कुछ ऐसे हमको कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं जिससे हम लोग इनको मिला सकें। तो इसका आंसर क्या है यहाँ पे, इसका आंसर है 1, यानी कि A is matching with 4, that is gregarious, polyphagous pest is locusta, and B is matching with 1, adult with radial symmetry and larva with bilateral symmetry, Astradius. Then the C is matching with 2, book lungs are present in scorpions, and D is matching with 3, bioluminescence with Tinoplana। ओके। सो ये कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक हैं जो इनमें प्रेजेंट होती हैं, और हम लोग को जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। विच इज़ द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स इन यूकैरियोटिक सेल्स। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। जो हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ते हैं, जिसमें क्या होता है, जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे वो प्रोटीन को सेक्रेट करते हैं, और वो प्रोटीन कहाँ जाती है, ईआर के ल्यूमेन में। ईआर के ल्यूमेन से प्रोटीन कहाँ जाती है, गोल्जी अपैरेटस के सिस फेस पे, सिस फेस से ट्रांस की तरफ बढ़ती है। तो इस सिस फेस से ट्रांस फेस की तरफ बढ़ते हुए इस गोल्जी अपैरेटस के ल्यूमेन में कई सारे प्रोसेसेस कैरी फॉरवर्ड करी जाती हैं, जिसमें से क्या है, एक है ग्लाइकोसाइलेशन। इसमें मतलब हमारे जो भी प्रोटीन होगा उस पर ग्लाइकोसाइलेशन किया जाएगा, या जो भी लिपिड्स हैं उनकी जो मॉडिफिकेशंस हैं वो किस में होंगी, वो गोल्जी अपैरेटस के ल्यूमेन में होती हैं। तो गोल्जी मोइटीज इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। देन द QRS कॉम्प्लेक्स is a standard ECG
in a standard ECG represents, that is depolarization of membrane ventricles. अगर हम लोग बात कर रहे हैं एक्शन पोटेंशियल हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है ये, तो इसमें से क्या होता है, ये होती है P, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज S, दिस इज T फाइनली। ओके, तो ये क्या होता है हमारा डिपोलराइजेशन होता है। डिपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, Na+ आयंस की एंट्री, Na+ आयंस की एंट्री डिपोलराइजेशन होता है, जो कि P कहाँ पे आती है, यहाँ पे R पे। उसके बाद ये क्या होता है, ये होता है हाइपरपोलराइजेशन, और उसके बाद यहाँ पे रीपोलराइजेशन होता है। तो हमको ये ECG के बारे में पढ़ना आना ही चाहिए, इसकी सारी पीस क्या क्या डिटरमाइन करती हैं अगर हम लोग नीट के एग्ज़ाम्स में अपीयर हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 2 है, दैट इज डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। देन तो क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं, इसमें भी क्या है, हमको कुछ कैरेक्टरिस्टिक दे रखी हैं और इसको हम लोग किससे मिलाना है, हमको इन ऑर्गेनिज्म से मिलाना है। तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमको ये बताना है, ठीक है। द फ्लोटिंग रिब्स, और इसका आंसर है 3, दैट इज़, मतलब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन किस में नहीं मैच कर रहा है, हम उसको पहले एलिमिनेट कर दें, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इज़, दैट इज़ ए इज़ मैचिंग विद 4, दैट इज़ फ्लोटिंग रिब्स डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम। जैसा कि इसका नाम है जो कि सजेस्ट कर रहा है फ्लोटिंग, कि ये स्टर्नम के साथ कनेक्ट नहीं होगी। देन बी इज़ मैचिंग विद 3, दैट इज़ एक्रोमियन इज़ मैचिंग विद द क्लेविकल। Then C is matching with 1, scapula is matching with located between 2nd and 7th ribs. Okay, and then D is matching with 2, that is glenoid cavity is matching with head of the humerus. Okay, so the correct answer for this question is 3. Then the experimental verification of the chromosomal theory of inheritance was done by, अब ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बिल्कुल फैक्ट बेस हैं। डायरेक्ट अगर आप नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया हुआ है तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि कई बार रिपीट हो जाते हैं। ओके, तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय मॉर्गन। ओके, देन आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमको लोग को इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था। तो इसमें से क्या हो सकता है, पहले आप ये देख लें कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या क्या है। हार्डवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, एकदम करेक्ट, ये बिल्कुल सही है। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टैनिन्स, रेजिन्स, ऑयल एक्सेट्रा, हार्डवुड इज़ डार्क इन कलर, बिल्कुल सही है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, एनुअल रिंग्स देखते हैं और हम लोग को ट्री की एज पता चलती है। फिर सैपवुड इज़ इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीफ, it's true. And sapwood is the innermost secondary xylem and is lighter in color. तो अब यहाँ पे ये गलत हो गया, इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम ये नहीं होता है, तो ये जो है इनकरेक्ट हो गया हमारे लिए स्टेटमेंट, और ये हमारे लिए क्या हो गया, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। कई बच्चे क्या करते हैं, इनकरेक्ट नहीं पढ़ते हैं, क्वेश्चन में इनकरेक्ट पढ़ना भूल जाते हैं और वहाँ से क्या होता है, पूरा का पूरा सवाल हमारे लिए गलत हो जाता है। देन मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं, हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हम लोग को यहाँ पे ग्लैंड्स दे रखी हैं कुछ, और उन ग्लैंड्स का एसोसिएटेड हम लोग को देखना है कि कौन सी डिजीज़ हो रही है किसी भी ग्लैंड्स के ना वर्क करने से। ओके, तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स, और इसका आंसर है 2nd, दैट इज़ ए इज़ मैचिंग विथ 3, दैट इज़ अगर पिट्यूटरी हाँ, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें कौन सी डिजीज़ होगी किसी भी किसी भी ऑर्गन के ख़राब होने से, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जब इसका डिसरप्शन हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा देखने को, डायबिटीज़ इंसिपिटस। जब थायराइड ग्लैंड का डिसरप्शन होगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ग्रेव्स डिजीज़। थायराइड ग्लैंड के डिसरप्शन ग्रेव्स डिजीज़ में हमें क्या देखने को मिलता है, एक तरीके का ग्वाइटर टाइप का हो जाता है। ओके, देन एड्रिनल ग्लैंड का अगर होगा तो हमें एडिसन्स डिजीज़ देखने को मिलेगी, और अगर हम लोग पैंक्रियाज के डिस्ट्रक्शन कर देंगे तो हमें डायबिटीज़ इंसिपिटस देखने को मिलेगी, डायबिटीज़ मेलाइटस देखने को मिलेगी, दैट वुड बी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस,
दैट इज़ IDDM। इसमें क्या होगा कि हमारे जो बीटा सेल्स होंगे जो कि सेक्रीट करते हैं किसको, इंसुलिन को, वो पूरी तरीके से डिग्रेड हो जाएंगे और क्या होगा, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाएगी। ओके, देन आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। दैट मैच द ऑर्गेनिज्म विद इट्स यूज़ इन बायोटेक्नोलॉजी। जो अभी ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं इनको यूज़ बताना था कि बायोटेक्नोलॉजी में ये किस जगह यूज़ होते हैं। नंबर 1 इज़ बैसिलस thuringiensis, नंबर 2 इज थर्मस एक्वेटिकस, 3rd इज एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens एंड 4th इज साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। तो नंबर 1 इज क्लोनिंग वेक्टर, कंस्ट्रक्शन ऑफ rDNA मॉलिक्यूल, DNA पॉलीमरेज और क्राई प्रोटीन्स। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कैसे क्वेश्चन को जो चीज़ हमें पता है उससे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें। जैसे थर्मस एक्वेटिकस बहुत ही कॉमन हमने सुन रखा है, PCR में यूज़ होता है। कैसे, जो इसका पॉलीमरेज निकलता है वो कैसा होता है, वो रेजिस्टेंट होता है किसके, हाई टेम्परेचर पे। मतलब हाई टेम्परेचर पे वो डिट्योरेट नहीं होता है या हम कह दें डीनेचर नहीं होता है, और उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं अगेन एंड अगेन डिफरेंट साइकिल्स में DNA पॉलीमरेज में, या मतलब उसके DNA पॉलीमरेज को हम लोग यूज़ कर सकते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस क्या करता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस यूज़ होता है क्लोनिंग वेक्टर, एज अ क्लोनिंग वेक्टर। ओके, कैसे, जो इसका TDNA होता है, TDNA में अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं मूव करने की बैक्टीरिया से होस्ट सेल्स में, और वो जाके होस्ट सेल्स के DNA में इंटीग्रेट हो जाता है और अपनी प्रॉपर्टीज़ को वहाँ पे शो करता है। फिर बात आती है हमारी बैसिलस thuringiensis की। बैसिलस thuringiensis को हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, इट्स गिव्स क्राई प्रोटीन, दैट इज़ BT कॉटन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। BT कॉटन में हम लोग कौन से बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं, BT कॉटन में हम लोग यूज़ करते हैं बैसिलस thuringiensis को क्राई प्रोटीन्स के लिए। क्राई प्रोटीन्स क्या करते हैं, क्राई प्रोटीन्स एक टॉक्सिन क्रिएट करती हैं या टॉक्सिन सिंथेसाइज करवाती हैं प्लांट्स के अंदर, जो कि क्या होता है, जो हम इंसेक्ट्स होते हैं उनके गट में जाके वो पोरिंग करवा देते हैं, पोर फॉर्मेशन करवा देता है और इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम लास्ट बचा, जो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट rDNA मॉलिक्यूल। ओके, तो इसका आंसर हो गया 1। फिर आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड आपको बताना था। पेप्टाइड बॉन्ड आपको पता होगा इसके बीच में होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है 2 अमाइनो एसिड्स के बीच में। तो इसमें अब ये देख लीजिए कि हमको कौन सा अमाइनो एसिड से बना हुआ यानी कि प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल दिख रहा है, डेट इज ट्रिप्सिन। कोलेस्ट्रॉल तो हो ही नहीं सकता, तो ये रिमूव हो गया। ठीक है, लेसिथिन भी रिमूव हो गया, बचा हमारे पास ट्रिप्सिन, इंसुलिन। तो इसका आंसर जो है नंबर 3 है। इंसुलिन में पता है 51 अमाइनो एसिड की बनी हुई ट्रिपल चेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि बाद में बाई चेन हो जाता है। 51 अमाइनो एसिड का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमको किस लिए यूज़ होता है, शुगर के या ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनुलिन जो है उसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ओके, तो इसका आंसर जो हो गया वो हो गया 3। ग्लिसरॉल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर हम लोग ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देखें तो ग्लिसरॉल में क्या होता है, ट्राई कार्बन की चेन होगी, ठीक है, और उसमें this would be the structure for glycerol। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। तो इसमें कहीं भी हमको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो इनोलिन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। द नेम द एंजाइम डेट फैसिलिटेट्स द ओपनिंग ऑफ DNA हेलिक्स। ठीक है, तो कौन सा एंजाइम है जो कि DNA हेलिक्स की ओपनिंग करता है। तो हम DNA हेलिक्स ऐसे होती है, तो RNA पॉलीमरेज या DNA पॉलीमरेज को बाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि ये जो डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर है इसकी ओपनिंग करी जाए और बबल का फॉर्मेशन किया जाए। तो वो कौन सा एंजाइम है, वो करता है हमारा DNA हेलिकेज। तो वो यहाँ पे कौन कर रहा है, वो ये काम कर रहा है DNA हेलिकेज। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग एरर हुई है, दिस वुड बी 1, आंसर वुड बी 1, DNA हेलिकेज। ओके,
फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, इफ़ द हेड ऑफ द कॉकरोच इज़ रिमूव्ड इट मे लिव फॉर फ्यू डेज बिकॉज। तो ये सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन है। द हेड होल्ड्स अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ ए नर्वस सिस्टम वाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलॉन्ग द वेंट्रल पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। कॉकरोच या ऑर्थोपोड्स में कई ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि हमको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 14 वुड बी द सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट डेट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ऐसे कौन से इवेंट हैं इनमें से ABCD में से जो कि इंस्पिरेशन के दौरान होते हैं। इंस्पिरेशन यानी कि जो हम लोग सांस अंदर लेते हैं। तो एक तो हमें पता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, ओके, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। द आंसर वुड बी फोर्थ, A and B। एंड बाय विच ऑफ द मेथड वाज द न्यू ब्रीड हिजर्डल of sheep formed by using बीकानेरी ewes and merino rams। इनमें से कौन सी टेक्निक यूज़ करी गई थी या मेथड यूज़ करा गया था हिजर्डल को बनाने के लिए? ठीक है, तो इट वाज क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग मतलब जो हम लोग दो डिफरेंट स्पीसीज़ के ऑर्गेनिज्म को क्रॉस करवाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉस ब्रीडिंग। ओके, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन दी एनिमल्स। तो अब ये क्या है? ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको अगर आपको इन प्रोटीन्स के बारे में नॉलेज ना भी हो तब भी आप क्या कर सकते हैं, आप कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हैं कि हीमोग्लोबिन तो चलिए हमारे कहाँ प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है हमारे RBCs के अंदर। लेक्टिन्स क्या है? लेक्टिन्स होते हैं वो प्रोटीन्स जो कि किससे बाइंड करते हैं? कार्बोहाइड्रेट से बाइंड करते हैं। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन जब बहुत ही ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए सिर्फ तभी सेक्रीट किया जाता है, तो ये भी मोस्ट एबंडेंट नहीं हो सकता है। कोलेजन क्या है? कोलेजन ऐसा प्रोटीन है, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसका। ऐसा प्रोटीन है जो कि हमारे सारे सेल्स के इंटरसेलुलर स्पेसेस में प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। इस कोलेजन ने सारे सेल्स को बांध के रखा है, पूरे ऑर्गन्स और टिश्यू को बनाने का ये एक बेसिक मूल है। तो हम क्या कहेंगे? कोलेजन जो है सबसे ज़्यादा एबंडेंट प्रोटीन है एनिमल्स में। फिर हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज डिड मेंडल सेलेक्ट एज पेयर्स विच वर सिमिलर एक्सेप्ट इन वन कैरेक्टर विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट? दैट वुड बी 14। ओके, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल एट हाइलम। ये क्वेश्चन के बारे में मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट फैक्ट बेस हैं या डायरेक्ट ऐसे हैं जो आपको पता ही होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स? दे हैव फ्री RNA विदाउट प्रोटीन कोट। अगर हम लोग बात करते हैं वायरस की, तो वायरस में क्या होता है? वायरस में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब अलग अलग वायरसेस का स्ट्रक्चर होता है डिफरेंटली, लेकिन मेजरली क्या हम लोग देखते हैं कि वायरसेस में ये बॉडी का पार्ट होगा, ये जो आउटर कोट होता है ये होता है प्रोटीन का बना हुआ, और इनसाइड द प्रोटीन कोट देयर वुड बी न्यूक्लिक एसिड दैट मे बी DNA और RNA। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर किसका बनाता है? ये पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं हम वायरस का। अगर हम इस न्यूक्लिक एसिड को निकाल रहे हैं और सिर्फ यही न्यूक्लिक एसिड किसकी तरह काम करे? ये न्यूक्लिक एसिड काम करे इन्फेक्शियस एजेंट की तरह, तो हम इसको क्या कहेंगे? वायरॉइड, जिसका कोई भी प्रोटीन कोड नहीं है, सिर्फ RNA किसकी तरह काम कर रहा है? सिर्फ RNA काम कर रहा है इन्फेक्शियस एजेंट की तरह। ओके, द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन वन टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल इज 1। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय नाइट्रोजनोएस इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट आर अमोनिया एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजनस एंजाइम क्या करते हैं कि जैसा कि हमको पता है कि एटमॉस्फेयर में हमारे जो नाइट्रोजन है वो N2 के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और दो नाइट्रोजन एटम 3 कोवेलेंट बॉन्ड से मिलकर क्या बना रहे होते हैं? एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं, और इसका ब्रेकडाउन हमें किस में करना होता है? NH3 में, क्योंकि जो हमारा प्लांट होता है वो नाइट्रोजन को N2 के फॉर्म में नहीं एसिमिलेट कर सकता है, तो हमें अमोनिया का फॉर्मेशन करना होता है। प्लस इसमें H2 भी रिलीज़ होती है, जिसमें हम लोग टोटल कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करते हैं, और इस पूरे साइकिल में 16 ATP यूज़ होते हैं। और ये रिएक्शन किससे कैरी फॉरवर्ड होती है? ये रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड करवाता है नाइट्रोजनस एंजाइम रूट नोड्यूल्स में। ओके, तो आंसर वुड बी 3 अमोनिया एंड हाइड्रोजन। ओके, द मैच द फॉलोइंग डिजीज विद द कॉजेटिव एज ऑर्गेनिज्म एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इधर क्या है? अगर हम लोग देखें
बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि टाइफॉइड, निमोनिया, फाइलेरियोसिस, मलेरिया, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, फंगल डिजीज़ है, कैसी डिजीज़ है। उसके बाद हमें इसके पॉजिटिव ऑर्गन प्रेजेंट होने चाहिए, पता होना चाहिए। टाइफॉइड वुड बी कॉज बाय साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। निमोनिया वुड बी कॉज बाय हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, and filariasis would be caused by Vocaria bronchiopti, and malaria would be caused by Plasmodium vivax. ओके, तो इसको हम लोग जब मैच करेंगे तो ऑप्शन 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। देन फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट SL मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट हम लोग को पता होगा, जिन्होंने क्या करा था, बताने की कोशिश करी थी कि अर्ली फेज पे जब हमारा अर्थ बन रही थी तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस हुई थी। तो SL मिलर प्रोड्यूस्ड अमाइनो एसिड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन अ क्लोज्ड फ्लास्क, ठीक है। तो इनका पूरा अपैरेटस था मिलर एंड यूरे का। तो उन्होंने क्या बताया था, द CH4H2 और NH3 इन्होंने लिया था कितना, वाटर वेपर के साथ 800 डिग्री सेल्सियस पे। तो इन्होंने क्या बनाया था, यूरिया। ओके, फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना था। तो एडेनिन पेयर विथ थाइमिन थ्रू 2H बॉन्ड, ए जो है वो T के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और G जो है वो C के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट इन दिस। देन मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू मियोसिस, ज़ाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। जैसे कि हम लोग बताया कि मियोसिस जो है वो 2 फेज में कंप्लीट होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ठीक है। तो मियोसिस 1 में क्या हम लोग को देखने को मिलता है, ज़ाइगोटीन, लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन में हम लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं बुके फेज, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन आता है, ये हम लोग को याद रखना चाहिए। लेप्टोटीन में प्रेजेंट होता है बुके फेज, ओके। फिर उसके बाद ज़ाइगोटीन होता है, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो अगर हम लोग इसका आंसर देखें तो इसका आंसर है फर्स्ट। ज़ाइगोटीन में हमें क्या देखने को मिलता है, साइनैप्सिस। साइनैप्सिस मतलब क्या होता है कि जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो साइड बाय साइड आके बाइवेलेंट या टेट्रावेलेंट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। पैकाइटीन में हमें क्या देखने को मिलता है, पैकाइटीन में होता है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। यानी कि होमोलोगस सीक्वेंस जो होते हैं वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ठीक है। डिप्लोटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन वुड बी काइस्मेटा फॉर्मेशन, मतलब हम लोग को ऐसा कुछ एक्स शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। डाइकाइनेसिस स्ट्रक्चर में टर्मिनलाइजेशन होता है, मतलब ये दोनों टर्मिनल की तरफ मूव करने लगते हैं, ओके। देन चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, पॉलीमरेजेस, न्यूक्लियेजेस, एक्सोन्यूक्लियेजेस एंड लाइगेजेस। इन चारों में से हम लोग को पता करना है कि इसका कौन सा फंक्शन है। पॉलीमरेजेस ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रैगमेंट्स, बिल्कुल नहीं। अगर हम ऐसा कुछ बताएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे इंडोन्यूक्लियेजेस या एक्सोन्यूक्लियेजेस। पॉलीमरेजेस क्या करते हैं, डीएनए को पॉलीमराइज करने का काम करते हैं या आरएनए को पॉलीमराइज करने का काम करते हैं। न्यूक्लियेजेस सेपरेट द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए, बिल्कुल ही नहीं। न्यूक्लियेजेस ये काम बिल्कुल नहीं करते हैं। न्यूक्लियेजेस क्या करते हैं, डीएनए को कट करते हैं। फिर एक्सोन्यूक्लियेजेस मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए, ये विद इन यहाँ पे गलत हो गया, जो डीएनए है उसके एंड्स पे कट करते हैं, एंड्स पे, ना कि इंटीरियर पे। एक्सोन्यूक्लियस लाइगेजेस जॉइन दी 2 डीएनए मॉलिक्यूल, 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स को लाइगेजेस जो हैं वो जोड़ते हैं। तो 4th वन इज द करेक्ट आंसर। देन सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। इसमें से कौन कौन से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का एक करेक्ट कॉम्बिनेशन है। नंबर 4 दैट इज़ गोनोरिया, सिफाइलिस एंड जेनाइटल हर्पीस वुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि कैंसर जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होता है, मलेरिया और फाइलेरिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होता है, या मलेरिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होता है। तो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। एम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन वॉज डिसअप्रूव्ड बाय कार्ल एंड वॉन बेयर। Okay, the roots that originate from the base of the stem are called fibrous root. Okay, in gel electrophoresis, separated DNA can be visualized with the help of ethidium bromide in UV radiation. हम क्या करते हैं, ethidium bromide से उनको, एथिडियम ब्रोमाइड क्या होता है, एथिडियम ब्रोमाइड होता है एक इंटरकैलेटिंग एजेंट जो कि डीएनए के बेसिस के बीच में इंटरकैलेट कर जाता है और फिर डीएनए के साथ रन करता है जेल पे, और ये क्या करता है, यूवी लाइट में जब हम इन लोग को जब हम देखते हैं तो ये ग्लो करता है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डीएनए के बैंड्स को विजुअलाइज कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ ये ग्लो कर रहा होगा इसका मतलब डीएनए के जो बेस पेयर्स हैं उनके बीच में ये इंटरकैलेट होके प्रेजेंट होगा, वहाँ पे डीएनए बैंड भी प्रेजेंट होगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल्स will cause release of ovum
ओवुलेशन फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। सो हाई कंसनट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन विल कॉज दिस, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है कि हमारा जो अवम रिलीज है उसकी पूरी साइकिल चलती है, हम लोग को पता है 28 डेज़ की, वेरी करती है 28 to 31 डेज़ इन दी फीमेल्स, ओके। तो ये क्या होता है कि ओवुलेशन का जो दिन होता है अराउंड 14 to 15 डे या मिड ऑफ द साइकिल में, तो उसमें क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन का लेवल होता है जब हाई होता है, एस्ट्रोजन का लेवल जब हाई होता है, इसका हम लोग ग्राफ देखेंगे तो जो पीक होती है उस पर ओवुलेशन होता है, डेट इज़ ओवा जो है, ओवा रिलीज होता है कहाँ से, ओवरी से, ओके। देन गॉबलेट सेल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स। स्नो ब्लाइंडनेस इन द एंटार्क्टिक रीजन is due to the inflammation of cornea due to high days of UVB radiation, okay। Then match the following concerning essential elements and their function in plants: iron, zinc, boron, manganese, ठीक है। तो इनके फंक्शन के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। ये तो पता है कि पहले कौन सा माइक्रो रिक्वायरमेंट है या मैक्रो रिक्वायरमेंट है प्लांट को, उसकी देखो हम लोग को पता है आयरन कहाँ काम आता है, जिंक कहाँ काम आता है, जिंक कई सारे एंजाइम्स जैसे कैटेलियस हो गया, कार्बोनिक एनहाइड्रेस हो गया, वहाँ पे जिंक सेंट्रल मेटल की तरह काम करता है, ठीक है। बोरॉन भी हमारे लिए ज़रूरी है। मैंगनीज क्या करता है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स में मैंगनीज जो है वो सेंट्रल मेटल एटम का रोल प्ले करता है, Mn2+, ओके। तो हम लोग ये देखते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर वुड बी ए, क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होता है। और जो हमारा बोरॉन है वो किस में हेल्प कर रहा है, वो कर रहा है पॉलन जर्मिनेशन में। देन जो हमारा जिंक है, जिंक हमारा कहाँ हेल्प कर रहा है, जिंक इज़ हेल्पिंग इन इंडोल एसिटिक एसिड डेट इज ऑक्सीजन की बायोसिंथेसिस में। आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर द क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस, क्योंकि क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर हम सबको पता है कैसा होता है। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर पॉरफायरिन रिंग होती हैं, उसमें सेंट्रल मेटल आइटम जो है मैग्नीशियम होता है, लेकिन इसके जो सिंथेसिस है उसमें आयरन हेल्प करता है। तो करेक्ट आंसर वुड बी 2, ओके। देन बीटी कॉटन वेराइटी दैट वाज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ बैसिलस thuringiensis इज रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट प्रीडेटर्स, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था इसके मैकेनिज्म, ओके। रे फ्लोरेट्स हैव इन्फीरियर ओवरी, ठीक है। रे फ्लोरेट्स हम लोग की बात होती है किसमें, सनफ्लावर्स में, okay। Then Montreal Protocol was signed in 1987 for the control of emission of ozone depleting substances. Identify the wrong statement with regard to restriction enzyme। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि restriction enzyme के रिगार्ड में गलत है। तो डेट वुड बी स्टिकी एंड्स कैन बी ज्वाइंड बाय यूजिंग DNA ligases। स्टिकी एंड जो होते हैं, स्टिकी एंड कैसे होते हैं कि अगर कोई भी इंडोन्यूक्लियस हमने यूज़ किया है और वो इस तरीके से एंड क्रिएट कर रहा है, दिस वुड बी 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम एंड 5 प्राइम। अगर कोई ऐसे एंड क्रिएट कर रहा है तो इसको हम लोग DNA लाइगेज से जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो द इन्फेक्शियस स्टेज, तो दिस वुड बी द आंसर, 3 वुड बी द रॉन्ग रिगार्डिंग टू द restriction enzyme, okay। The infectious stage of plasmodium that enters the human body, कौन सी स्टेज में प्लाज्मोडियम इंटर करता है, that is in sporozoite stage। Then meiotic division of the secondary oocyte is completed at the time of fusion of sperm with the ovum। जैसा कि हम लोग अगर इसकी साइकिल देखते हैं पूरी ओवाजेनेसिस की, स्पर्मेटोजेनेसिस तो पूरी हो जाती है कंप्लीट जब स्पर्म फॉर्मेशन होता है स्पर्मेटोसाइट से, जब फॉर्मेशन होता है उसका, तो उसमें पूरी मियोसिस कंप्लीट हो जाती है, यानी कि उसका जो वो हैप्लॉइडी होता है, मतलब वो हैप्लॉइड होते हैं, N होता है उसमें, क्रोमोसोम नंबर जो है वो N होता है। और अगर हम लोग बात करते हैं ओवम की, तो इसका जो मियोसिस 2 होता है, मियोसिस 2 कब कंप्लीट होता है, जब फ्यूज़न हो जाता है किसका, स्पर्म का ओवम के साथ, ओके। द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग को घुमाने की कोशिश करी गई थी, कैसे 1 मॉलिक्यूल ऑफ 4 कार्बन कंपाउंड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड। ऐसा नहीं होता है, एक मॉलिक्यूल हमको 3 कार्बन कंपाउंड का मिलेगा और एक मॉलिक्यूल हमको 2 कार्बन कंपाउंड को मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पे चले जाते तो
ये क्वेश्चन गलत हो जाता। 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ये 2 मॉलिक्यूल्स हमको यहाँ पे मिलते हैं। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिकॉर्डिंग टू द फाइलम कॉर्डेटा, तो इसका आंसर है 3, दैट इज बी एंड सी। इन्वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। ओके, एंड देन central nervous system is dorsal and hollow. Then match the following columns and select the correct option. तो हम लोग को क्या करना है, मैच करना है इन दोनों को, कैसे कि किससे जो है हम लोग को क्या एक्सट्रैक्ट हो रहा है या किस में हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या है, नंबर 1 डेट इज ए इज मैचिंग विद 2 क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम गिविंग ब्यूटाइरिक एसिड, देन बी इज मैचिंग विद 1 ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्म गिव cyclosporin A, then Monascus purpureus gives blood, it is using as blood cholesterol lowering agent, then Aspergillus niger is giving citric acid। ये बहुत ही कॉमन है, ये हम लोग अगर जो हम लोग की नॉर्मल विनेगर बॉटल आती है उस पर भी हम लोग पढ़ें तो Aspergillus niger का हम लोग को कहीं ना कहीं जिक्र मिल जाएगा। ओके, sorry, D is matching with yes, it's correct. Okay, Aspergillus niger. Then which of the following pairs is of unicellular algae? It is Chlorella and Spirulina. Then in light reaction, plastoquinone facilitates the transfer of electrons from PS2 to cytochrome B6F complex। PS2 क्या होता है, सबसे पहले PS2 P680 भी कहते हैं इसको हम लोग। P680 जब लाइट अब्जॉर्ब करता है या फोटॉन्स एब्जॉर्ब करता है और एक्साइट होके क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को देता है आगे, तो ये कहाँ जाते हैं, प्लास्टोक्विनोन के पास जाते हैं। प्लास्टोक्विनोन मोबाइल कैरियर है जो कि साइटोक्रोम B6F को क्या प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराता है। और यहाँ पे एक क्या रन होती है, क्यू साइकिल रन होती है। क्यू साइकिल रन होती है और उससे हमें क्या मिल जाता है, उससे हमें देखने को मिल जाता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बारी बारी। ठीक है, PQ जो है वो मतलब PQH2 लेके मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और एक एक करके इलेक्ट्रॉन ये साइटोक्रोम B6F को देता है। ओके, और इससे ये क्या जाता है, फाइनली ये प्लास्टोसाइनिन के थ्रू चला जाता है P700 यानी कि PS1 में। ओके, तो ये थे 45 क्वेश्चन शुरू के। थैंक यू सो मच। दिस इज़ अर्पित चतुर्वेदी और मैं अगले वीडियो में अपलोड करूँगा 46 से 90 क्वेश्चन का क्या सोल्यूशन। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, सो डू फॉलो, do like, share and subscribe Edgewent Academy's all the videos that are present on Edgewent Academy's YouTube channel. So thank you so much for watching this, and this is Arpit Chaturvedi signing off. And if you need anything, if you need the PDF of this lecture, then you would get that on our Telegram channel. The link is in description. The name of the the name of the channel or the Telegram channel is Need Discussion Edgewent Academy. Okay, I will write that down in the description box also. Thank you so much.